Assalamu alaikum everyone. Welcome to Khairkun platform. Today we are going to start series of sessions about Chinese scholarships available in China. Today we are going to start first seminar about the ANSU scholarship. We have a speaker, Mr. Kamran Amin. He is a MS scholar at National Center for Nanoscience and Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, and he invented world fastest charging battery and have published many research articles. I will like to invite Kamran Amin to present about the introduction, procedure, eligibility criteria about the ANSO scholarship. So over to you, Kamran. Thank you very much, Tayyib bhai and Azam bhai, for giving me this opportunity to talk about the ANSU scholarship actually. बहुत शुक्रिया आजम भाई और तैयब भाई। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत माजरत, तैयब भाई ने बड़ा टाइमली कांटेक्ट किया था मुझसे। और एक्चुअली हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है अभी, जनवरी में वो क्लोज होता है, तो रिपोर्ट्स वगैरह, सेमेस्टर रिपोर्ट और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो भी अगर कहीं रह गया कंप्लीट कर, काफ़ी सारा काम था, इसलिए मैं पीपीटी तो नहीं बना सका। ये तैयब भाई ने मेरी हेल्प की और मुझे शेयर की। तो कुछ चीज़ें हो सकता है जो यहाँ ना लिखी हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, एक जनरल ओवरव्यू और एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह भी। और आप भी मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ की कोई समझ ना आए। तो ये जस्ट एक स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली आंसू से पहले कैस में एक स्कॉलरशिप होती थी, और जो सेशन है हमारा, मैं कोशिश करूँगा कि एक जनरल ओवरव्यू आपको दे दूँ सबको चाइनीज़ स्कॉलरशिप का। और एप्लीकेशन प्रोसेस मोस्टली एक ही तरह का है, चाहे वो आंसू का है, सीएससी का है, या इवन कि आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, वो जो चीज़ें बेसिक हैं वो सारी एक ही तरह की हैं। और कुछ ये कि अगर आंसू पे आपने अप्लाई करना है तो आपका प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपके क्वेश्चंस उम्मीद है कि एंड पे मैं ये कोशिश करूँगा 20-25 मिनट तक पूरा कर दें, और फिर आप जो भी कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो आंसू से पहले एक स्कॉलरशिप होती थी कैस टुआस के नाम से। बेसिकली टुआस एक दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, और पहले उसको कहते थे थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस। हमारे डॉक्टर सलाम साहब थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो वो फंडिंग करती है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में भी जैसे उनकी एक स्कॉलरशिप है, अफ्रीका में भी, इवन के पाकिस्तान में भी है एक जो HEJ का केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है उधर, हुसैन इब्राहिम जुमाल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में शायद, तो वहाँ पे भी वो एक फेलोशिप देते हैं। तो वहाँ पे उनकी जी, ये किसी ने हैंड रेज किया है। मैं वैसे ये सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चंस अगर आप एंड पे कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि शायद यहाँ पे कोई उस तरह का मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से ये चीज़ें देख सकता हूँ। या क्वेश्चन आंसर सेशन है यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन लिख लें तो ये बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए इसको रीड करना। जी, पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश है कि वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको लास्ट में रखें, और जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इनबॉक्स कर दें। जी बिल्कुल सही है। तो वो एक जॉइंट प्रोग्राम था टॉस का, और यहाँ पे जो चाइना में वो फंडिंग दे रहे थे कैस, उसकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कमेल की, और वो हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप थी बेसिकली चाइना में। अराउंड 8,000 RMB अगर आप एक दफ़ा वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो मिलते थे 3 या 4 साल के लिए। और ये 8,000 RMB अराउंड आज का अगर हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और अगर आप इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो गालिबन असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे यहाँ लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब करीब तनख्वाह थी। तो ये PhD स्टूडेंट को मिलने वाली अच्छी खासी अमाउंट। लेकिन कैश वास में बुरी चीज़ एक ये थी कि वो सिर्फ PhD स्टूडेंट के लिए थी, और वो सिर्फ 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे हर साल। तो 2017 में एक्चुअली उनका, और मैं कैस्ट वास के लास्ट बैच में से हूँ, उन्होंने लास्ट वो स्टूडेंट लिए और उसके बाद उन्होंने उसको एंड कर दिया। और फिर ये आंसू के नाम से, ये बेसिकली एक अलायंस है डिफरेंट साइंस ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ लिखा हुआ है कि 36 ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, उसके अंडर ही जितनी कंट्रीज आती थी उन सब ने मिलकर ये अलायंस में है। तो ये अगेन यूँ समझ लें कि कैस्ट वास को रिप्लेस किया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ये आ गई हैं कि अब इन्होंने उसको मास्टर को भी इंक्लूड कर दिया है, और आगे हम देखेंगे, और PhD को भी इंक्लूड किया है।
एक बुरी चीज़ अलबत्ता ये हुई है कि इन्होंने 1000 RMB जो स्टाइपेंड था कैस्ट पास में मिलता था, यानी आपकी ट्यूशन फी तो माफ़ होती है जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता है जिसमें आप अपनी रेजिडेंस और खाने पीने के खर्चात करते हैं, वो इन्होंने कम कर दिया। तो आप इनिशियली 6000 देते हैं और फिर जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे एक सेमेस्टर के बाद तो 7000 पीएचडी के लिए और मास्टर के लिए 3000 जी। तो ये आ गई कि 200 स्कॉलरशिप्स मास्टर की हैं, अब ये एक अच्छी चीज़ है, और 300 स्कॉलरशिप्स पीएचडी की हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये याद रखने वाली बात है कि पहले जैसे कैश वर्क थी, अब ये आंसू स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, और वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ की हैं। तो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ एक पेरेंट इंस्टीट्यूट है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंडर ये उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़। और इन दोनों में ही सिर्फ ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बाकी नहीं है। और वर्ल्ड वाइड है। कैस्ट वास ज़रा वो थर्ड वर्ल्ड के लिए लिमिटेड थी, बट ये इन्होंने ओपन कर दी सारी दुनिया के लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैश में ये यूएसटीसी का ज़रा जो इन्वायरमेंट है और चीज़ें, वो यूनिवर्सिटी वाला माहौल आपको मिलेगा। कैश में ये जो, या यूकैस जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, इसमें ये इशू है कि कैश के कोई अराउंड 128 इंस्टीट्यूट हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं इनके, और आपको तकरीबन साइंसेज के हर सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन चार चार इंस्टीट्यूट मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप देखें कि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी आपको मिलेगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये अराउंड 128 डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं पूरे कंट्री में, और साइंस के हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का ज़्यादा मिलेगा, यूनिवर्सिटी का नहीं। और इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और डिग्री यूकैस की मिलती है, लेकिन और अलबत्ता इनकी ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है यूनिवर्सिटी वाले इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल, आप छुट्टियों की बात करते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में ओवरऑल यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो जाती हैं 2 महीने की, लेकिन हो सकता है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको छुट्टी ना दे, और इवन के रिसर्च इंस्टीट्यूट छुट्टी दे बट प्रोफेसर आपको ना दे। और फिर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है स्पोर्ट्स और काफ़ी सारी और चीज़ों का, बट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो सकता है वो फैसिलिटीज़ शायद यूनिवर्सिटी से भी अच्छी हूँ। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनके अंदर जिम भी है, और पूरा अपना स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है, जिम्नाजियम, सारी चीज़ें, बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ जो यहाँ पे जहन में रहे, यूएसटीसी में रेजिडेंस बड़ी अच्छी है। जो यूकास के बीजिंग के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे रेजिडेंस का बड़ा मसला है, जो इनके हॉस्टल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। तो ये मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी जहन में रखिएगा, क्योंकि फिर जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो वो आके काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार ये हम किस जगह पे आ गए। तो यूकास के जो बीजिंग से बाहर के इंस्टीट्यूट हैं उनमें तो ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट को कुछ जगहों पे तो पूरा पूरा फ्लैट मिलता है, और कुछ जगहों पे बड़े अच्छे रूम्स हैं, स्टाइपेंड भी ठीक होता है, बाकी जगह भी सस्ती हैं। बीजिंग में ज़रा बाहर आप अपनी रिहाइश नहीं ले सकते, यहाँ पे काफ़ी महंगा बीजिंग है, सिटी है। एक रूम भी 4000 5000 RMB का नॉर्मल सा वो मिलता है, तो इसलिए काफ़ी टफ होता है यहाँ पे। अलबत्ता यूएसटीसी चूँकि वैसे भी इसके मेन कैंपस बीजिंग से बाहर है, और उनकी यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम भी है, तो उनके यहाँ अपनी रिहाइश है और बहुत अच्छी रिहाइश है उनकी। और यूकास के जो बीजिंग के कैंपस है यहाँ पे शेयर्ड रेजिडेंस है, आपको डबल रूम मिलेगा, और 2 लोग होंगे, और वो रूम भी कोई इतने ज़्यादा, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि ध्यान में रहें। अच्छा, जो इसके स्टाइपेंड है मैंने आपको बता दिया। मास्टर में 3000 RMB देते हैं, पीएचडी में आंसू में 6000 RMB मिलता है पहले सेमेस्टर में, और पहले सेमेस्टर के एंड पे ये एक एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम में पीपीटी भी होती है और एक पेपर भी आपको करना होता है, वो आप कर लें तो उसके बाद आपको 7000 RMB मिलना शुरू होता है। बट इसमें जो आपकी अकोमोडेशन है 1000 वो उसमें चली जाती है, और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है महीने में, सॉरी साल में एक दफ़ा, और खाना पीना आपको करना होता है। खाना पीना मोस्टली अपना ही करना है, और यूनिवर्सिटी की एक कैंटीन है जो सब्सिडी पे कुछ चीज़ें आपको देती हैं, बट पाकिस्तानी हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपना खाएं, तो अपना चीज़ें वगैरह ख़रीद के वो बना लें, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो अच्छा, जो फंडिंग ड्यूरेशन है वो मास्टर यहाँ पे 3 साल का है, और पीएचडी यहाँ पे 3 साल में हो जाती है, 4 साल मैक्सिमम आंसू उसको कवर करता है। बट एक और प्रोग्राम है जो यूकास में है, मास्टर लीडिंग टू पीएचडी, और उस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि अगर आप बीएस के बाद अप्लाई करते हैं तो बीएस के बाद यूजली आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, बट यूकास आपको ये ऑफ़र देती है
कि, और ये सिर्फ यूकैस में, यूएसटीसी में नहीं है। यूएसटीसी में आपको फिर 3 साल का मास्टर करके अगेन आपको अप्लाई करना होगा पीएचडी के लिए। तो यूकैस यहाँ पे आपको ये ऑफर देती है कि आप 2 साल के बाद जब आप मास्टर में अप्लाई करें तो दूसरे साल आप लीडिंग टू पीएचडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो एक छोटा सा एग्जाम देते हैं और उसमें पीपीटी होती है, एक छोटा पेपर हो जाएगा। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा होता है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है तो आपका इंस्टीट्यूट आपको रिकमेंड कर देता है लीडिंग टू पीएचडी में, और वो मोस्टली मिल जाता है सबको जिनका भी एमएस में हुआ। तो इन दैट केस आपकी जो पीएचडी और मास्टर दोनों वो 5 साल में कवर हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 6 ईयर, अगर आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर। तो उसमें सिर्फ बुरी बात यह है कि आपको एमएस की डिग्री नहीं मिलेगी और आप सिर्फ यूकैस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका मास्टर 2 साल का हो जाएगा, पीएचडी 3 साल की। और अच्छी चीज़ें तो बहरहाल एक ही है कि आपका 1 साल बच जाएगा, और स्कॉलरशिप यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? तो ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। पीएचडी सॉरी, ये पीपीटी बाद में शेयर कर दें और ये इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ये आप देख लीजिएगा। मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आता हूँ, और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर बेसिकली हर जगह पे चाइना में आपने जहाँ भी अप्लाई करना है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसमें सबसे पहले काम आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं इनिशियली, सीवी आपके पास बना होना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात पे बहुत एम्फेसिस देता हूँ कि स्टूडेंट जब भी अप्लाई करें तो एक एकेडमिक सीवी होना चाहिए। हमारे लोग जॉब के लिए सीवी बनाते हैं मोस्टली, या कहीं बाहर से बनवा लेते हैं, वो जॉब वाला पैटर्न ही होता है और उसी को भेजना शुरू कर देते हैं। वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता रीड करना। अब जब यहाँ पे हम एडमिशन डिपार्टमेंट में, मैं अपने इंस्टीट्यूट में होता हूँ, तो हमारे पास सीवी आते हैं। तो मैं चलें अगर इतना कर लूँ कि यार हमारे अपने पाकिस्तानी हैं तो मैं उसको बड़ी मेहनत करके रीड कर लूँ, लेकिन आप सोचें कि अगर 200 सीवी एक बंदे ने 2-3 दिन में रिव्यू करने और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो डेफिनेटली जो उसको कन्वीनियंट लगेगा वही देखेगा और उसी को मार्क कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। ये ज़रा एक देख लें कि एकेडमिक स्टाइल का जो सीवी होता है उसको आप प्रेफर करें, वो बना लें। और ईमेल आपको एक टाइप करनी है, बट आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में फैकल्टी फाइंड करें। वो प्रोफेसर, चाहे आपने बीएस किया है और एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एमएस किया और पीएचडी के लिए अप्लाई करें, आपको सुपरवाइजर फाइंड करना है अपनी डायरेक्शन में। अच्छा, अब यूएसटीसी में ये हुआ है कि उन्होंने ये ऑफर दिया यूएसटीसी वालों ने कि आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे, और उसके बाद अगर वो कंसीडर करेंगे कि आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा होते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल दे देंगे। लास्ट ईयर कुछ उन्होंने इससे मिलता जुलता रखा था, इस साल उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है कांटेक्ट करने की। उसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर लेते हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए अच्छा ये है कि जब आपकी इनिशियल रिव्यू वगैरह हो जाएगा तो आपको उसी सुपरवाइजर के पास वो भेज देंगे इंटरव्यू के बाद, अगर आपकी सिलेक्शन होती है जिससे आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो वो बंदा आपको नाउन होगा, उसके रिसर्च इंटरेस्ट और चीज़ें आपको पता होंगी, तो ये आपके इल्म में रहेगा। लेकिन यूकैस में ऑलमोस्ट ये नेसेसरी चीज़ है, इसलिए कि जब यूकैस की आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ ऑनलाइन आपको सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी होती है, जो आपका होस्ट सुपरवाइज़र। तो इसलिए आप अगर यूकैस में अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें और किसी एक सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस ले लें। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो रह गई। जो यूकैस है ये सिर्फ एक साइंसेस, नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इससे मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी और पता, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यूएसटीसी है उसमें सोशल साइंसेस भी हैं, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, और काफ़ी सारे साइकोलॉजी खैर यूकास में भी, तो वो डिपार्टमेंट भी आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्कॉलरशिप देखें तो यूकास का जो कोटा है स्कॉलरशिप का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसटीसी का। और यूएसटीसी में भी ये होता है कि जो नेचुरल साइंसेज की जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्शन थोड़ी कम है, और सोशल साइंसेज वालों की ज़्यादा है। और यूकैस में चूंकि सारे ही नेचुरल साइंसेज के हैं, तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि 67 to 33% लास्ट ईयर की जो सिलेक्शन है उसमें इस तरह की रेशो बनी है इनके स्टूडेंट की। और अगर आपने साइंसेज में अप्लाई करना है तो फिर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आप, और प्रेफर भी यही करें कि आप यूकैस में अप्लाई करें। और अगर आप सोशल साइंसेज में करना चाह रहे हैं तो फिर आप यूएसटीसी में अप्लाई करें। ये एक चीज़ इनिशियली मेरे जहन में रहेगी। तो सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने के लिए उनके ईमेल एड्रेस, यूकैस और यूएसटीसी दोनों की ही वेबसाइट काफ़ी अपडेट हैं, और फैकल्टी लिस्ट आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अलबत्ता यूकास में जब आप
अप्लाई करते हैं तो ये बात ख्याल रखें कि यूकास की फैकल्टी एक यूकास की वेबसाइट पे है और एक यूकास के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि प्रेफर ये करें कि जो यूकास के इंस्टीट्यूट हैं आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके वो फैकल्टी फाइंड करें और फिर उस पर अप्लाई करें। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है। यूएसटीसी का चूंकि सच कोई इस तरह का इशू नहीं, तो उनकी फैकल्टी वहाँ आप ऑनलाइन देख सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और उनको सीवी आप सेंड करें और ईमेल जब भी लिखें कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपना टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा ईमेल अच्छा सा टाइप करें और उसमें प्रोफेसर का ये लिखना काफ़ी नहीं है कि मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की और मैंने देखा कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं। ये बहुत जिसको कहते हैं मम्बो जम्बो सा जुमला है, बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट है। और ये बड़ा क्लियर है कि ये कोई कॉपी पेस्ट है, इवन कि आपने ना भी किया। आपको ये बताना है कि कौन से रिसर्च इंटरेस्ट है। एक प्रोफेसर हो सकता है 10 डायरेक्शंस में काम कर रहा हो, बट डेफिनेटली एक पीएचडी स्टूडेंट की पर्टिकुलर रिसर्च डायरेक्शन होती है, वो 10 में तो नहीं कर सकता। तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि वो कौन से रिसर्च इंटरेस्ट हैं जो आपके प्रोफेसर के साथ मैच कर। तो इसका लाजमी ख्याल रखें। उसके पेपर अगर दिए हुए हैं और वो एक दो साइड कर दें कि आपने ये जो पेपर इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है या ये बड़ा अच्छा काम था और मैं ये चाहूँगा कि आपकी सुपरविजन में आपके पास आके मैं इसी डायरेक्शन में मज़ीद काम करूँ। तो वो ईमेल और उसके साथ अपना सीवी आप अटैच करें और एक दफ़ा ईमेल कर लें। यूकास के लोग अब बहुत कम जवाब देते हैं और आप कोशिश करें कि दोबारा 3-4 दिन जब गुजरें दोबारा ईमेल कर लें और कोशिश ये करें कि सुबह का वक्त जब पाकिस्तान में 5-6 बज रहे होते हैं उस वक्त आप ईमेल करें, ताकि सुबह के वक्त अगर कोई बंदा आके अपनी ईमेल चेक करे तो वो ऊपर ही आपकी ईमेल नजर आए। और 3-4 दिन के बाद बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि रिमाइंडर की ईमेल करें, मैं आपको कहूँगा नए सिरे से ईमेल करें, क्योंकि हो सकता है एक बंदे का मूड थोड़ा ख़राब हो। और रिसर्च में बड़ा कॉमन है, बाद दफ़ा स्टूडेंट अच्छे परफॉर्म नहीं करते, प्रोफेसर साहब गुस्से में होते हैं, वो आपको भी ना दें, तो उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन आप नए सिरे से ईमेल कर लें तो हो सकता है उनके जहन में ना हो। तो आप नए सिरे से इंस्टेंट कि आप वही रिमाइंडर वाली ईमेल भेज दें कि एक न्यू ईमेल टाइप करें और वो प्रोफेसर को भेज दें अगेन 3-4 दिन के बाद। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये जो गाइड यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको आंसू की स्कॉलरशिप पे भी मिलेगी और जो यूकास की स्कॉलरशिप है वहाँ पे भी आप अगर इंटरनेशनल कॉलेज में जाएंगे एडमिशन में तो वो वहाँ पे भी मिलेगी और यूएसटीसी में भी। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये है कि अगर आपके पास कोई पेपर हैं रिसर्च पेपर जो यूकास में बहुत मैटर करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के काफ़ी सारे चांसेस हैं। और फिर यूकास में ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अब बीजिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो बीजिंग में सिलेक्शन के ज़रा कम चांसेस हैं, बीजिंग से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का यूकास में काफ़ी इशू है। तो वो कोशिश ये करें कि जो लोग बीजिंग से बाहर अप्लाई करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें। तो ये सिर्फ एक ख्याल रखें, सीजीपीए अगर आपका 3 से ऊपर है बहुत अच्छी बात है, उसके साथ अगर आपके रिसर्च पेपर हैं बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बीएस में तो रिसर्च होती नहीं है पाकिस्तान में मोस्टली, तो वहाँ पे क्या किया जाए। इसके लिए अगर आप पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले, तो उसमें ये होता है कि आप थीसिस करें, थीसिस रिपोर्ट लिखें, वो आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। और उसके बाद अगर आपको इंटर्नशिप का टाइम मिलता है उसमें इंटर्नशिप कर लें। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक बंदा केमिस्ट्री में रिसर्च करने जा रहा है तो आपको पता हो कि जिस डायरेक्शन में आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ है। तो ये बड़े कॉमन है, जैसे एंड नोट हो गया, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए। एंड नोट या एक और जो मेंडले है जो भी रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है एक इसी तरह सिर्फ वर्ड और पावर पॉइंट जस्ट पीपीटी बनाना नहीं, बल्कि इसके काफ़ी अच्छे इस्तेमाल और भी हैं। पीपीटी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर आपको आ जाए वो ज़रा सीख लें थोड़ा सा एडवांस लेवल तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर, इसी तरह अगर आपने वो ड्रा करने ग्राफ्स वगैरह डेटा से तो वो आपको आने चाहिए, जैसे ओरिजिन होता है कोई एक, अगर वो आपकी रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं तो ज़रा पता कर लें किसी बंदे से, सीनियर से, किसी टीचर से, प्रोफेसर से कि आपकी रिसर्च की डायरेक्शन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़रूरी हैं सीखने वो लाजमी सीख लें। उनको भी आप ऐड कर सकते हैं कि ये आपको आते हैं। उससे ये होता है कि एक चीज़ अगर आपकी कम है तो दूसरी चीज़ से आप उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आइल्स नेसेसरी नहीं है यूएसटीसी में भी और यूकास में भी। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा हो कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी और आप कम से कम बोल और समझ सकते हैं, इतना भी काफ़ी है दोनों जगह पे। अलबत्ता अगर आपके पास आइल्स है और उसका अच्छा रिजल्ट है तो अगेन ये एक प्लस पॉइंट होता है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं।
अच्छा, जब आप अप्लाई करने लगे, एक्सेप्टेंस मिल जाए बहुत अच्छी बात है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 28 फरवरी तक बेशक आप ईमेल कर लें, वेट कर लें कि एक्सेप्टेंस शायद मिल जाए तो अच्छा है। नहीं मिलती तो आप ऐसे भी अप्लाई कर लें, और जो सुपरवाइजर आपके लिए मोस्ट फीजेबल हो किसी इंस्टीट्यूट में, उसका ईमेल एड्रेस और उसका नाम वहाँ मेंशन कर। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसको ईमेल चली जाएगी, और हो सकता है वो उसके बाद वहाँ पे साइन कर दे या उसको एक्सेप्ट कर ले। ये यूकास की बात है। यूएसटीसी में उन्होंने ये कहा कि आप विदाउट एक्सेप्टेंस और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। अभी एडमिशन ओपन है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद आपका सीवी और रिसर्च इंफॉर्मेशन जो भी है वो सुपरवाइजर तक सर्कुलेट करेंगे। ये जो प्रोसेस है कि आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस लें, और उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में सिर्फ क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन ही देनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं। शुरू में आपको बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स अगर वो नोटराइज भी नहीं है या HEC से अटैच भी नहीं है एप्लीकेशन प्रोसेस के वक्त, तो भी कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये तकरीबन हर जगह पूरे चाइना में अगर आपने कहीं भी अप्लाई करना है तो ऑलमोस्ट सेम है। अलबत्ता जब आप अप्लाई करें तो उसमें ये एक दफ़ा वेबसाइट विजिट कर लें कि एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यूकास की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये आंसू स्कॉलरशिप मिलेगी और यूकास की अपनी स्कॉलरशिप है, यूकास स्कॉलरशिप, और फिर CSC आपको मिलेगी। और फिर बाज़ दफ़ा ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स, लेकिन वो पार्शियल स्कॉलरशिप है। उसमें ये याद रखिएगा कि आपको स्टाइपेंड शायद नहीं मिलेगा। किसी जगह पे इंस्टीट्यूट आपका बड़ा अच्छा हो या प्रोफेसर वो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फंडिंग दे दे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नॉर्मली जो CSC का स्टाइपेंड होता है PhD के लिए वो 3,500 RMB है, लेकिन यूकास में 5,000 RMB मिलते हैं। 1,500 RMB प्रोफेसर ने लाजमी देने होते हैं। ये एक और यूकास की अच्छी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट CSC भी, अगर यूकास में CSC भी हो जाती है तो ये कमो बेश जो आंसू स्कॉलरशिप है ना उसके इक्वल ही जाके हो जाती है, क्योंकि CSC में आपकी रेजिडेंस कवर होती है। आपको उसके लिए 1,000 RMB पे नहीं करने पड़ते एक्स्ट्रा। तो इसलिए वहाँ पे CSC भी अप्लाई करें और यूकास की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। होता ये है कि जब आपकी सिलेक्शन होती है तो वो सबसे पहले आपको कंसिडर करते हैं उस स्कॉलरशिप के लिए जिसमें हाईएस्ट स्टाइपेंड होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा कि अगर आपने 3 के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको नीचे वाली स्कॉलरशिप पहले से दे दें। बल्कि इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आंसू के लिए वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे तो वो शायद किसी और स्कॉलरशिप के लिए आपको कंसिडर करना है। इसी तरह आप USTC की वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पे भी आपको 3 स्कॉलरशिप मिलेंगी, उन तीनों पे अप्लाई करें, कोई वो इशू नहीं है। और इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं कि एक वक्त में आपको एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। अच्छा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो ये बात ध्यान में रखें कि CSC के लिए उनका अपना पोर्टल है, आपको CSC पोर्टल पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। और आंसू स्कॉलरशिप के लिए उनका अपना पोर्टल है, आपको आंसू स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पे एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 जगह पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद इनिशियली ये था पिछले साल से पहले कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे, बाई मेल आपको वहाँ से पोस्ट करने पड़ते थे। अब वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन उनको पहुँचाते हैं तो वो भी इनफ है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हुआ होगा वो सारा जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस है या अगर आप यूकास में अप्लाई करें तो जो आपका इंस्टीट्यूट जिसको यूकास होस्ट इंस्टीट्यूट कहता है, आप वहाँ पे अप्लाई कर लें, वहाँ पे उनको ईमेल कर दें, उनको मिल जाएंगे। और अपने प्रोफेसर को भी बता दें ताकि वो उसका पता करता रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये देख रहा था, इन्होंने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंशन किए हुए, जो पहली चीज़ मेरी जिस पे नज़र पड़ी वो कॉपी ऑफ योर रेगुलर पासपोर्ट। लास्ट ईयर ये हुआ कि एक भाई के लिए हमने काफ़ी कोशिश की तो उसका उसको एक्सेप्टेंस भी खैर मिल गई, और जब वो अप्लाई करने लगा तो डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में पूछा तो कहता है यार मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं। ये लाजमी ख्याल रखें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट पहले से आपके पास होना चाहिए। जिसका नहीं बना हो वो लाजमी बनवा लें। CV जैसे मैंने शुरू में कहा वो आपको बहुत पहले ही चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। और डिग्रीज, अच्छा डिग्रीज में ये है
कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में, तो होता ही है कि अभी आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप पे तो आपका एडमिशन सितंबर में होगा, क्लासें आपकी तब शुरू होंगी। तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा मुझे नेक्स्ट ईयर अगस्त में डिग्री मिलेगी और सितंबर में मेरा दाखला हो जाए, अच्छी बात है। यूकास में ये हुआ है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे यूं समझ लें कि एक तरह से चीटिंग करने की कोशिश की। आप होप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि मुझे जून में डिग्री मिल जाएगी, तो ठीक है यूकास आपको कंसिडर करता है, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो डिग्री नहीं मिली। तो उस पे उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट ने तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं कर रहे होप सर्टिफिकेट पे। वो आपको साफ कह देंगे, आप इंस्टीट्यूट को वेबसाइट करेंगे, कहेंगे डिग्री नहीं है तो हम नहीं कंसिडर कर। बट ये है कि स्टिल चूंकि यूकास में डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी पॉलिसी है। कुछ इंस्टीट्यूट आपको फिर अलाउ करते हैं कि जब तक इंस्टीट्यूट के हाथ में है चीज़ें, और ये नॉर्मली डेट होती है अप्रैल मई तक। मई में हर इंस्टीट्यूट लाजमी अपने जो फॉर्म होते हैं वो यूनिवर्सिटी में भेज देता है सेलेक्ट करके। तो उस वक्त तक चीज़ें अगर आप डिग्री उनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आपका वेट कर सकते हैं। तो इस तरह एक होप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, इवन कि डिग्री आपके पास अभी नहीं है कि मई तक आपको डिग्री मिल जाएगी, या इवन कि जून तक आप उनसे कह सकते हैं कि यार कंसिडर कर लें, बाद दफ़ा रिक्वेस्ट कर लें तो वो आपको सुन लेंगे। यूएसटीसी के इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, वो अभी तक, वो लास्ट ईयर तक तो कर रहे थे। बिल्कुल होप सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते थे और वो इंटरव्यू लेते थे, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो वो दे। इस दफ़ा उन्होंने इस बारे में कोई अभी तक पॉलिसी शेयर नहीं की, और मुझे भी कोई इल्म नहीं है कि कुछ चेंजेस हुई हैं या नहीं। आप उनको ईमेल करें एडमिशन ऑफिस में कि होप सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर जवाब दे देंगे। और ये जो लास्ट वाली चीज़ है कि आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए लाजमी, जो आपके प्रीवियस कोई टीचर हैं, सुपरवाइजर हैं, प्रोफेसर साहब हैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, तो उनसे आप ले लें। और यूकास और यूएसटीसी दोनों में ही है कि जब आप आंसू के लिए फॉर्म जमा करते हैं तो एक ईमेल जो आपके रेफरी होंगे उनको जाएगी, और उनको वो फॉर्म खुद ही जो लेटर होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लेते हुए ख्याल रखें कि कोई ऐसा बंदा हो जो रिस्पॉन्सिव हो। ये ना हो कि आप वो प्रोफेसर साहब आपकी ईमेल का जवाब ही ना दे रहे हो, और ना वो इतना तकल्लुफ करें कि आपके लिए वो लेटर अपलोड कर दें, और उनसे आपने लेटर लिए हुए, तो इसमें बाद में काफ़ी परेशानी होती है। तो उनको बता दें कि उन्हें ईमेल आएगी और उनको वहाँ पे वो अपलोड करने पड़ेंगे। ये चीज़ें पहले से क्लियर हो तो अच्छा। ये ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें जो मैं रिपीट कर चुका था ऑलरेडी। और अगर आपके पेपर पब्लिश हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट वो ये कहते हैं ऑनलाइन अपलोड कर दें वहाँ पे। मैक्सिमम 5 ही अलाउ करते हैं, तो जो बेस्ट 5 है आप सेलेक्ट कर लें। बहरहाल जितने भी 1 या 2 जितना हो उतना। इवन कि अगर आपके पेपर पब्लिश नहीं है तो आप अपने सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, कोई सबमिटेड है और उससे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन उसको फिल नहीं कर सकते। और ये नॉर्मली इसकी डेडलाइन है 31 मार्च। लास्ट ईयर 1 महीना चूंकि कोरोना की वजह से एक्सटेंड कर लिया था। अच्छा, ये भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं काफ़ी सारे लोग कि अब तो कोरोना है और पता नहीं आए ना आए, कब बुलाएं। तो लास्ट ईयर के एडमिशन हुए अभी तक नहीं बुलाए, और अभी लग भी नहीं रहा कि मार्च में बुलाएंगे या पता नहीं बुलाएंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, चाहे मास्टर है चाहे पीएचडी है। पहला साल आपका ओन कोर्स वर्क ही होता है, और कोर्स वर्क में ये चाइनीज सिखाते हैं, कुछ किताबें पढ़ाते हैं, वो आप घर में बैठे बैठे ले सकते हैं। सिर्फ यह है कि आपको स्टाइपेंड वहाँ घर में बैठे तो नहीं मिलेगा, जिस दिन आप यहाँ पे आके रजिस्टर हो जाएंगे आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है कि घर में रह के आप कोर्स वर्क पूरा कर लें आराम सुकून से, और जब यहाँ पे आए तो उसके भी आपको पैसे मिल जाए। तो 1 साल के लिए अगर आपको नहीं भी बुलाया जाता तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अमूमन जो लैब वर्क या रिसर्च स्टार्ट होती है वो 1 साल बाद ही स्टार्ट होती है। तो इसमें भी आपको जब तक यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि वो आपका एडमिशन ले रहे हैं, जैसे इस साल भी ले रहे हैं, तो आपको इस बारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो जाता है, और वो आपको जैसे सजेस्ट करते हैं वैसे करें, वो फिर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, और वो इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये कुछ लिंक्स हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट के, और नीचे अगर कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी को कोई मसला हो तो आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप मुझे शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आपको गूगल करेंगे मिल जाएगी, आपको बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए बने हुए हैं, उनमें से मिल जाएगी। तो मैं यूजुअली इस तरह के जो कोई इन्फॉर्मेशन वाले मैसेज आते हैं कम ही जवाब देता हूँ, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो स्पेसिफिक जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी मैंने शेयर कर दी है। मैं ज़रा चेक करता हूँ कोई क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें जो है। इकरा मुश्ताक ने ये लिखा है कि लैंग्वेज डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड और नॉट।
बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। अगर आइल्स है आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक तो शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आइल्स या इस तरह की लैंग्वेज, अगर अगर आपके क्वेश्चन का ये मकसद है तो आपको नहीं चाहिए, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज डिप्लोमा बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में एचएस के वो कहते हैं आप दें, लेकिन जब चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेंगे तो एचएस के रिक्वायर होगा। नॉर्मली एचएस के भी नहीं चाहिए होता इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। एक और क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी क्वालिटी कंपैरिजन कंपैरिजन, पता नहीं ये इसको ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। रैंक वाइज इफ वी टारगेट इंस्टीट्यूट बियॉन्ड, आपको जो यूकास के इंस्टीट्यूट से उनकी रैंकिंग मिल जाएगी। और एक और चीज़ जो रह गई, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चाइना पढ़ने आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं ज़रा क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आऊँगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, ये नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स में रिसर्च की जो रैंकिंग है उसके हवाले से आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी यूकास के इंस्टीट्यूट की। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। नॉर्मली बीजिंग के इंस्टीट्यूट ही बेस्ट हैं रिसर्च में, लेकिन बाहर भी जैसे दालियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स है, वो बड़ा अच्छा नाम है केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें। आल्सो डू वी आल्सो हैव टू अप्लाई थ्रू एच नो, जो आंसू स्कॉलरशिप है इसके लिए एचईसी पोर्टल की जरूरत नहीं है, ये नहीं कंसिडर करते। एचईसी पोर्टल पे भी चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ये भी देखें कि जो चाइनीज स्कॉलरशिप में दो दो तरह की आती है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, और एक सी कैटेगरी भी है। ए कैटेगरी में आप जो होम कंट्री में, आप जिस कंट्री में होते हैं उसके वहाँ पे जो चाइनीज एम्बेसी होती है उसके थ्रू अप्लाई किया जाता है। चाइनीज एम्बेसी ने अब वो सिलेक्शन का काम एचईसी को दे दिया है। वहाँ पे ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज वो आपको अलाउ करती हैं कि एचईसी के थ्रू अप्लाई करें, जैसे शियान जियाओजांग यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उनकी जो प्रोग्राम्स है उन पे आप एचईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो एचईसी के पोर्टल पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, वहाँ से आप देख लें कि कहाँ कहाँ पे किन किन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो बड़े लिमिटेड हैं, वो एक कैटेगरी है। नॉर्मली ये जो कैटेगरी आती है इसको बी कैटेगरी कहते हैं, जिसमें आपको खुद से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सीएससी की वेबसाइट देखें तो वो आपको इस तरह से बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करें। मुजीबुर रहमान साहब पूछते हैं कि सर अनी अंडर, जी बिल्कुल, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी है बीएस। यार देखें, अब ये रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को कि बीएस के लिए चाइना है। उसके लिए मेरी अपनी रीजन है, बट ये है कि चाइनीज़ में कोर्सेज होते हैं और मोस्टली ये होता है कि कोर्स पर ये पढ़ा देते हैं जो इनका एक सिस्टम है, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ प्राइस। मैं यही कहता हूँ कि भाई बीएस आप पाकिस्तान से कर लें, एमएस और पीएचडी लेवल के लिए यहाँ बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कि हाँ जी बिल्कुल ये बात होगी, हैं लेकिन बहुत कम है। और मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में ये भी है कि आपको वो एजेंट के थ्रू अप्लाई करनी पड़ती है ज़्यादातर, बट सीएससी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से। एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं है, ये एक ध्यान में रखें, पहले साल तो नहीं है। अलबत्ता जब आप आ जाते हैं एमबीबीएस करते हैं और सेकंड ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं तो तब आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ स्टाइपेंड, बाज़ दफ़ा ट्यूशन फी माफ़ हो जाती है, इस तरह की चीज़ें तो ये आपको मिल सकती है वहाँ पे। बट मैं खैर अंडर ग्रेजुएट के हक में नहीं हूँ। ये क्वेश्चन आंसर के थ्रू आए थे और कुछ चैट्स में। जी कामरान भाई, एक क्वेश्चन अक्सर किया जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन चाइना के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्यूएस रैंकिंग के हवाले से, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल सही है, मैं इस पे आ रहा था, मैं सोचा था कि ये क्वेश्चन पूरे कर लूँ तो ये चीज़ मेरे जहन में शुरू में नहीं आई। प्लीज सेंड योर क्वेश्चन। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होती ये नहीं है, आंसू स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। दिस स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट। आप देखें ये क्वेश्चन, अगर तो आपने एमबीबीएस कर लिया और आप एमडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या इवन के जैसे बहुत सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई बायोटेक्नोलॉजी, कोई मेडिसिन में आ जाता है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि एमबीबीएस या बीडीएस कर लें तो फिर ये स्कॉलरशिप नहीं, आंसू नहीं है बिल्कुल। आपको सीएससी मिल सकती है, एमबीबीएस सीएससी भी, सॉरी, एमबीबीएस के लिए आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, पहले साल पे करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर से आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फिर मिल जाए। इज इट ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नॉट फॉर अंडर, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आंसू नहीं है बिल्कुल, आंसू अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, मास्टर और पीएचडी के लिए। एक्चुअली यूकास में तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है ही नहीं, और यूएसटीसी में है
लेकिन वो भी आंसू नहीं ऑफर करते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, वो भी CSC पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल बी एलोकेटेड ओनली टू यूकास, नॉट टू द स्टूडेंट ऑफ अदर पार्ट। नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रही। एंड इट विल बी अलॉटेड ओनली टू यूकास स्टूडेंट। जो स्टूडेंट यूकास में अप्लाई कर रहे हैं चाइना में, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन चाइना में जो स्टूडेंट यूकास में और USTC में अप्लाई कर रहे हैं उनको मिल सके ये 2 यूनिवर्सिटीज में। कैन वी अप्लाई आफ्टर बैचलर? बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ, अगर आपने यूकास में आना है, मैं बैचलर के बाद ही आया था और मैंने यहाँ पे MS किया और मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा लगा है और मेरा ग्रुप भी बड़ा अच्छा है, तो मैं यहाँ पे रुक गया PhD के लिए। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के बाद और वो भी बेस्ट टाइम है। आप MS चाइना से करें, आपको अच्छा लगे तो आप PhD चाइना से कंटिन्यू करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कम अज कम इतना हो जाता है कि MS में आपके 2-3 पेपर, यानी एक पेपर को आथर तो फर्स्ट आथर तो लाजमी था, 2-3 को आथर में भी आ गए तो आप यूरोप में USA में किसी अच्छी जगह जा सकते हैं MS के लिए, बड़ा अच्छा होता है। और फिर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इसका मैंने आंसर कर लिया आई गेस। PhD, बिल्कुल PhD के लिए आप आंसू पे अप्लाई कर सकते हैं। HSK नेसेसरी बिल्कुल नहीं नेसेसरी, चाइनीज स्टार्ट कोर्सेज के लिए होता है और उसमें भी यूनिवर्सिटीज बाद दफ़ा ये छूट दे देती हैं कि आप चाइना आके HSK कर लें, और शुरू में नहीं, लेकिन पीकिंग यूनिवर्सिटी वाले छूट नहीं देते, वो कहते हैं कि पहले ही आपके पास बिल्कुल। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आप फिर उसके बाद अप्लाई करें, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 20 जनवरी तक वेट कर लें, उसके बाद अच्छा ये भी है कि आप एप्लीकेशन को बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो इवन कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला था, आपने अप्लाई कर लिया, बाद में मिल गया तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दैट केस ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट को बताना होगी कि आप जिस प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे थे अब आपने वो प्रोफेसर चेंज कर लिया है, अगर तो एक्सेप्टेंस लेटर किसी और से मिले फिर वो उसको भी अपने सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, रिसर्च प्रपोजल चाहिए। सॉरी ये चीज़ रह गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकास में या USTC में, दोनों जगह जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ये लाजमी है कि आपके पास एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल हो। इवन के वेबसाइट पे आप देखें तो यहाँ वहाँ पे MS के लिए भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखा होगा, लेकिन बेस्ट ये है कि रिसर्च प्रपोजल हो। और यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल का पर्पज ये होता है, वो जो रेफरी होगा, जो भी प्रोफेसर उसको जज करेगा, वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना आता है, आपको आइडिया डेवलप करना, काम करना, कुछ आपको पता भी है, नो हो है या नहीं है। तो इसलिए जो रिसर्च प्रपोजल होता है लाजमी नहीं आप उसी पे आके काम करें, या लाजमी नहीं कि वो बहुत नॉवल हो और कभी उस पर काम ना हुआ, वो जैसा भी आप बना लें, लेकिन उससे इतना पता चलना चाहिए कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना आता है। What is their criteria for selection of all selection student? What are आपका जो यूकास और USTC में सिलेक्शन है ना, USTC में अब उन्होंने CGPA पे जोर देना शुरू किया, वो पहले जज करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं और उसकी आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे एडमिशन देते हैं। यूकास में जो सिलेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी है और आपके पास एक्सेप्टेंस कौन सी जगह से प्रोफेसर के पास से है कि नहीं। तो CGPA अगर 3 से ऊपर है बहुत अच्छी बात है, इतना मैटर नहीं करता, बट ये है कि अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो वो चीज़ यहाँ पे यूकास में बहुत मैटर करती है, क्योंकि बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इनके लिए फायदा भी उसी में है कि कोई ट्रेंड बंदा ऑलरेडी रिसर्च वाला हो। तो वेटरनरी इंस्टीट्यूट, जी बिल्कुल। एक्चुअली यूकास के शायद वेटरनरी इंस्टीट्यूट नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जैसे माइक्रोबायोलॉजी है उसमें आप ये चीज़ें जो एनिमल साइंसेज आती हैं उससे रिलेटेड, इवन के जोलॉजी है और वो स्टडी कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। इन दैट केस के आपका जो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ये कहता है कि यार मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे सुपरवाइजर ढूंढने की कोशिश करें जो फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं। और यूकास में यह है कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्टीट्यूट से आपको 4 डिफरेंट टॉपिक्स पे डिग्री मिल सकती है। नैनो साइंस में भी मिलती है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मिलती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी मिलती है, इस तरह 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो वो सुपरवाइजर पे मोस्टली डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर किस डायरेक्शन में काम करे, और वो अगर कह दे कि आपको फलां टाइटल की डिग्री मिलनी चाहिए तो आपको मिल जाती है, इसमें इश्यू नहीं होता यहाँ पे। इज लीडिंग टू PhD, ये एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं। यार देखें HEC का जो दायरा कार है ना वो पाकिस्तान तक है, HEC फॉरेन यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा HEC ये कर सकता है कि वो ये फाइंड करने की कोशिश करे जब आप एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की वो लीगल है और आपने वाकई डिग्री की भी है या नहीं की।
इन दैट केस वो आप जब एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो वो यहाँ की यूनिवर्सिटी को लिखते हैं एक लेटर, ये बंदा हमारे पास इस तरह से आया तो ये वाकई आपसे पीएचडी करके गया कि नहीं, और यहाँ की यूनिवर्सिटी जब उन्हें जवाब देती है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होता। और आप तो एचईसी वालों ने खुद लीडिंग टू पीएचडी वो शुरू कर दी है, बीएस के बाद 5 साल आपको पीएचडी वो ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी उनके पाकिस्तान में भी कोई मसला नहीं है। पीएचडी करके पाकिस्तान, यार जॉब मिलने का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं इस बात पे जॉब मिलने का आपकी स्किल से और आप कितना लर्न कर रहे हैं और जिस जगह पे आप जॉब करने जा रहे हैं उनको आप क्या ऑफर कर सकते हैं। तो मैंने एमआईटी के ग्रेजुएट्स देखे हैं, उनको भी जॉब मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और बाज़ दफ़ा किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी के प्रिस्टन, मैं प्रिस्टन में से पढ़ा हूँ, बीएस मेरा प्रिस्टन का है और मुझे पाकिस्तान में भी कोई मसला नहीं हुआ और मुझे यहाँ चाइना में भी कोई मसला नहीं हुआ। और अभी इवन कि मेरी डिग्री बाकी है, 1 साल अभी मुझे है ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे पास इस वक्त 5-6 जॉब ऑफर हैं, कुछ यूरोपियन कंपनी से भी और कुछ चाइनीज़ कंपनी से भी। तो अभी मेरी डिग्री भी नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है कि आप और यहाँ से पढ़ के काफ़ी सारे लोग गए पाकिस्तान में, जो कुछ नर्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में लगे हुए हैं, और कुछ लोगों को जॉब नहीं भी मिली। बट मोस्टली ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पीएचडी करके गए, आपने जस्ट डिग्री ली है या आपने कुछ सीखा है। और आप आर वी अलाउड टू वर्क इन, जी बिल्कुल, आप डिग्री कंप्लीशन के बाद यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं। और चाइना का बहुत बड़ी मार्केट है, ये वेलकम करते हैं। बट ये है कि ये इन्होंने उसको टैलेंट का नाम दिया है, आप में कोई स्किल्स हो और आपने अच्छा परफॉर्म किया हो तो ये आपको वेलकम करते हैं, वरना ये भेज देते हैं वापस। वर्क्स इमेज, बिल्कुल अच्छा इमेज भी है, बुरा भी है, अच्छे बुरे स्टूडेंट होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ने बुरा परफॉर्म भी किया है। ओवरऑल तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम आती है। निमरा जबीन ने जो क्वेश्चन किया, व्हेन वी सेड ईमेल, तो अगर आपने यूकास की फैकल्टी से, यूकास की वेबसाइट से जो फैकल्टी लिस्टेड है वहाँ से अगर ईमेल एड्रेसेस लिए तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी। इससे बचने का रास्ता ये है कि आप जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से फैकल्टी लिस्ट से ईमेल एड्रेसेस लें, वो देखिएगा आप डिफरेंट होंगे और उन पे आप ईमेल करें। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सुपरवाइज़र ऑलरेडी यूनिवर्सिटी छोड़ चुका होता है और उसका ईमेल एड्रेस ख़त्म कर दिया होता है यूनिवर्सिटी ने। मुझे फार्मेसी इंस्टीट्यूट का इस तरह नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन फार्मेसी के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में भी कोई फार्मेसी का बंदा रिसर्च कर रहा हो, या इवन के जो बायोलॉजी के लोग हैं बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ पे, या बायोकेमिस्ट्री में वहाँ कोई फार्मेसी का बंदा। तो आप अपनी जो रिसर्च डायरेक्शन है उससे रिलेटेड सुपरवाइजर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिला। जो क्वेश्चन तैयब भाई का भी था और एक थोड़ा लेट मेरे ध्यान में आया, चाइना जाके पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। यार सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदा मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम ये कहते हैं यूरोप से यूएसए से चीज़ें आए तो वो बड़ी अच्छी होती हैं, और शायद चाइना से अच्छी ना हो सकता है। ये 3-4 साल पहले की बात, 10 साल शायद ये चीज़ें ठीक हों, चाइना डेवलप हो रहा था। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ, और स्पेशली अगर मैं साइंसेस की बात करूँ, चाइनीज़ आगे बढ़ रहे हैं। आप जस्ट अगर आज एक काम करें कि नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स जो रिसर्च के लिहाज से एक तो होती है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसमें भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे तो टॉप 100 में आपको 6-7 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी चाइना की, मेन लैंड चाइना की। और 2-3 साल पहले ये तादाद बहुत कम थी, ये 2-3 साल में इन्होंने काफ़ी डेवलप किया। तो वो तो रैंकिंग आ जाती है जनरली ओवरऑल, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। रिसर्च का जो म्यार है ना, नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स, वो हर साल एक लिस्ट कंपाइल करते हैं, उसमें रिसर्च जो होती है उसी के हवाले से चीज़ें आती हैं। उसमें अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैस है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, वो पहले नंबर पे है और वो 2014 से पहले नंबर पे है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, फला फला सारी उसकी बाहर है, और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स में 100 जो राइजिंग इंस्टीट्यूट हैं, लास्ट ईयर उन्होंने पब्लिश किया 2020 में, ये लिस्ट अगर आप देखें तो 100 में 90 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 94 हैं शायद, वो आपको चाइनीज़ मिलेंगे। इससे आप ज़रा ये अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो रिसर्च का स्टैंडर्ड है और इनकी जो रिसर्च की स्पेंडिंग है, और वो कितनी तेज़ी के साथ राइज कर रही है। यानी फर्स्ट 44 इंस्टीट्यूट, अगर आप हैरान ना हो, वो सारे चाइनीज़ हैं। और फिर 45th नंबर पे जाके एक इंस्टीट्यूट है जो यूएस की यूनिवर्सिटी है, नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स के जो राइजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें। तो ये एक इंस्टीट्यूट वाला भी है।
अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़, मैं पिनस्टैक में मेरा प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, हमारे यहाँ शायद ही उससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है। तो उनके पास एससीएम थी, वो हमें शीशे के 2 कमरे बने हुए थे और एक एससीएम के बाहर एक शीशे का कमरा था और फिर उसके बाहर एक और शीशे का कमरा था, और वो जूते भी उतार के अंदर जाते थे और वो हमें शीशे के बाहर से दिखाते थे कि वो जो फलां जगह पे चीज़ आपको नजर आ रही डब्बा सा, इसको एससीएम कहते हैं। यहाँ पे हम आए तो वो एक तस्वर सा बना था कि पता नहीं एससीएम के पास वजू करके जाना पड़ता है, ये कितनी मुकद्दस चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग दिन रात उसको खुलूनू की तरह, एससीएम हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट, छोटा सा इंस्टीट्यूट है हमारा, तो कोई 4-5 इंस्टीट्यूट्स हैं जनरल, और फिर ग्रुप्स की अपनी भी हैं, और 2-2, 3-3 घंटे तो नॉर्मल है कि हम बुक करते हैं और फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हुए चले जाते हैं। तो ये एक और चीज़ है कि जो फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग आपको मिलती है एडवांस, इवन के BS MS के स्टूडेंट को यहाँ पे, वो शायद आपको बहुत कम ही दुनिया में किसी और जगह मिले, बहुत कम इंस्टीट्यूट में। तो आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जो रिसर्च के टूल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, रिसर्च करनी आ जाती है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस होता है पब्लिकेशंस का। और जो पब्लिकेशन अगर आपकी अच्छी हो जाए, आपने MS चाइना से किया, आपकी पब्लिकेशन बड़ी अच्छी हो जाए, तो आप US में जाएं, कनाडा में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं। यहाँ से मेरे क्लास फेलो थे, उनमें से बहुत कम लोग चाइना रुके, 2-3 तो वो चले गए ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, 4-5 वो उधर बैठे हुए हैं, यूरोप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके बैठे, बड़े उनको वेलकम करते हैं। तो अगर तो आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप तो चाइना और US का कंपैरिजन है। तो US एक ऑलरेडी डेवलप है, काफ़ी एडवांस हैं। यूरोप वालों के पास पैसे की बड़ी कमी है, वो बेचारे आप चीनियों से मांग रहे हैं। तो जर्मनी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके हमारे साथ कोलेब्रेशन है, वो हमारे पास आते हैं काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। हालांकि वो बहुत एडवांस है जर्मनी वाले, अपने उनके इंस्टीट्यूट बनते हैं, और उनकी भी, चाइना अभी डेवलप हो रहा है। तो आप बाकी किसी का तो कंपैरिजन नहीं बनता, US के साथ आप कर सकते हैं, कर लें। अच्छा, जो बुरे पॉइंट हो सकते हैं जब आप चाइना आते हैं, लैंग्वेज फॉर एग्जांपल एक बैरियर है। चाइनीज स्टूडेंट हमसे बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सीखते भी हैं, उनको सपोर्ट भी बड़ी मिलती है, इसलिए कि यहाँ पे हर चीज़ चाइनीज़ में, हम उतना अच्छा नहीं कर सकते, हमें सपोर्ट भी इतनी नहीं मिलती। आप किसी चाइनीज से पूछेंगे, मोस्टली यही होता है कि वो ये कहते हैं कि यार आई डोंट नो, और वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें हमारी बात ज़्यादा समझ भी नहीं आती, उन्हें भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो इस तरह से शायद आपकी इतनी ग्रूमिंग ना हो, बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो इन चीज़ों को आप ओवरकम कर लेते हैं जल्दी, और आप आराम से सीख जाते हैं। और अगर कोई बंदा खुद ही काम ना करना चाहे और वो ये ब्लेम करे कि मेरा ग्रुप अच्छा नहीं था, मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, तो ये एक डिफरेंट सिनारियो है। मोहम्मद अमार भाई ने पूछा कि देयर इज नीड एक्सेप्टेंस लेटर, आई गेट एक्सेप्टेंस लेटर विच स्टेज ऑन है। जब भी आप अप्लाई करते हैं आपको डॉक्यूमेंट सारे उसी वक्त अपलोड करने होते हैं, तो उसी वक्त जब भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए अप्लाई करने, जैसे मैंने कहा कि आप 20 फरवरी तक वेट कर लें, और उस वक्त अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप विदाउट उसके सर PhD के लिए कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर। यूकास और USTC में कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, और अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये लारा लगा रहा है तो वो आपसे पैसे खाने के चक्कर में है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा कंसल्टेंट के थ्रू भी चाइना में अप्लाई होता है, लेकिन उसमें ये ध्यान में रखें कि कंसल्टेंट मोस्टली जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि CSC होगी, लेकिन एंड पे जब आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप देखेंगे वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, किसी का स्टाइपेंड 1000 RMB होता है, किसी का ना होने के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब भी उनसे डीलिंग करें, उनसे पहले ही क्लियरली स्टैम्प पेपर पे हो सके तो लिखवा के ले लें कि कौन सी स्कॉलरशिप होगी और स्टाइपेंड कितना होगा, ये आपको पता होता है। व्हाट इज क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, और आई गेस ये मैंने डिस्कस कर लिया आपका। USTC में वो CGPA ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कितने इन्वॉल्व रहे, यूकास में रिसर्च में आप कितने एक्टिव थे, कितने पेपर पब्लिकेशन रहे। बिल्कुल DVM के लिए स्कॉलरशिप है, अगर आपने DVM वहाँ पे किया हुआ है और MPhil यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वेटरनरी मेडिसिन में, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे यूकास में, इवन और इवन USTC दोनों जगह। चाइनीज स्कॉलरशिप्स अनाउंस पर, बिल्कुल सोशल साइंसेज के लिए भी CSC स्कॉलरशिप्स होती हैं। इफ वी आर अप्लाइंग ऑन यूकास एंड CSC इंस्टीट्यूट बट एजेंसी नंबर, एजेंसी नंबर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, USTC का और यूकास का दोनों का अलग अलग है। बड़ा इजी है ये। फॉर एक्सेप्टेंस डू वी आल्सो हैव टू सेंड रिकमेंडेशन लेटर टू, नई रिकमेंडेशन लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, टारगेट प्रोफेसर को रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं। GS वेटरनरी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल
सर आल्सो टेल अस अबाउट वेटरनरी इंस्टीट्यूट। मुझे वेटरनरी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं ऑलरेडी शायद इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, काइंडली इसको कंसिडर कीजिएगा। आई वांट टू डू पीएचडी इन यूके आफ्टर माय UVAS अंडर ग्रेजुएट। अगर आपने ये यूकास लिखा तो यूकास में अंडर ग्रेजुएट नहीं है, मास्टर है, ग्रेजुएट जिसको कहते हैं। आपको आप एमएस यहाँ से कर लें और पीएचडी यूकास से यूके से जाके कर लें। आपने अच्छा काम किया हुआ तो यूके वाले आपको वेलकम कहेंगे। मेरी पीएचडी ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में, हमारा प्रोजेक्ट है। बड़े हंसी खुशी वो हमें बुलाते हैं। मैं एक सेमेस्टर वहाँ पे गुजार के अभी फिर जाना था, कोविड की वजह से नहीं गया। तो आपका काम अच्छा होगा तो आपको हर जगह से वेलकम कहा जाएगा, आपका काम अच्छा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। बैचलर के बाद कंप्यूटर साइंसेज के लिए अगर अप्लाई करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी चाइना में? वंस अगेन के चाइना में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड जो फैसिलिटीज़ के लिहाज से 19-20 का ही है। आप प्रोफेसर देख लें, सुपरवाइज़र कहाँ पे अच्छा है, रिसर्च कहाँ पे अच्छी हो रही है आपके सब्जेक्ट में, वो आपको पब्लिकेशन से पता चल जाएगा। जो प्रोफेसर है उसकी अगर आप पेज या फैकल्टी पे जो बना होता है उसका प्रोफाइल वो विजिट करेंगे, उसकी पब्लिकेशन देखें, जिसकी पब्लिकेशन अच्छी है और करंट पब्लिकेशन है, तो चाहे वो किसी बिल्कुल लो ग्रेड की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इट डजेंट मैटर, आप उसके पास चले जाएं, क्योंकि रिसर्च यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है और आपकी पब्लिकेशन अच्छी हो जाएंगी तो कोई यूनिवर्सिटी को पूछेगा भी नहीं। CGPA मैटर्स ड्यूरिंग सिलेक्शन, बिल्कुल। यूएसटीसी में तो इनिशियल वो स्क्रीनिंग ही CGPA की बेस पे करें। यूकास में अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो CGPA ज़रा पीछे चला जाता है। बट ऑफ कोर्स ये एक हमेशा पॉइंट होता है कि एक बंदे ने 3.5 है उसका फॉर एग्जांपल CGPA और उसके पास 2 पेपर हैं, और एक बंदे का सिर्फ 3.5 CGPA है, तो डेफिनेटली जिसके पेपर हैं वो कंसिडर होगा। ये चीज़ हमेशा जहन में रहे कि बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। चाइना अनाउंस फॉर अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज़, बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट में भी सोशल साइंसेज में और साइंसेज में मिलते हैं। मैं वैसे सोशल साइंसेज में कुछ जगहों पे पाकिस्तान में यहाँ से ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो रही है, क्योंकि सोशल साइंसेज में रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते, एक रिसर्च का ट्रेंड चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी अच्छा इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इवन के अगर आप अच्छे और सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हैं तो आप अच्छा काम करते हैं। इफ वी हैव स्कोर्ड PhD secured PhD admission in Pakistan want to do research in China, कुछ ऐसा हो सकता है। ये विजिटिंग स्टूडेंट यूकास में भी आप विजिटिंग स्टूडेंट आ सकते हैं, USTC में और बहुत सारी चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन मैंने जो देखा है कि जो विजिटिंग स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हैं वो मोस्टली जान पहचान की बेस पे आती हैं। फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तानी सुपरवाइज़र यहाँ पे किसी चाइनीज सुपरवाइज़र को जानते हैं तो वो उसके थ्रू अप्रोच करते हैं, तो विजिटिंग स्टूडेंट के लिए आप आ सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो HSC की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, एक सेमेस्टर अब्रॉड जो उनका प्रोग्राम है IGS सिरसिप के नाम से, वो आप अवेल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी चाइना आप आ सकते हैं। और बाकी ये शॉर्ट टर्म जो विजिट वीज़े या इस तरह की विजिट प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप्स ये मोस्टली नहीं ऑफर करते। बट अगेन ये है कि अगर किसी प्रोफेसर के साथ आपके जो पाकिस्तान में सुपरवाइज़र है उनकी जान पहचान हो तो वो फंडिंग अरेंज कर देते हैं। इन लोगों के पास पैसे होते हैं मोस्टली, अभी तो रिसर्च में ये काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं, लेकिन वो मोस्टली जान पहचान पे चलती है। तो हमारा टाइम मेरा ख्याल हो गया। अगर किसी और का कोई, आई हैव 12 पब्लिकेशन इन, माशाल्लाह आपकी तो 12 पब्लिकेशन है। आप जो बेस्ट 5 है जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर और रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, आप उनको कंसिडर करें और उनको अटैच कर दें। 2 पेजेस CV, यार CV के बारे में कोई आप मुझसे जस्ट जनरली डिस्कस कर लीजिएगा। CV का मैं आपको पैटर्न शेयर कर दूंगा, या आप अगर गूगल कर लें यूरोपास का जो CV पैटर्न आता है वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कहीं भी अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करें। तो सही है भाई, और बाकी जो सारे लोग सुनते रहे आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। कोई और चीज़ अगर है तो काइंडली कमरान भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि जी आंसू स्कॉलरशिप की कोई रिक्वायरमेंट है कि आप कोई पब्लिकेशन करेंगे, किस इम्पैक्ट फैक्टर में करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएट होंगे? ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, स्कॉलरशिप की नहीं। और अगर आप PhD में एडमिशन लेते हैं यूकास में, तो जो यूकास की रिक्वायरमेंट है कोर्स वर्क के अलावा, एक तो कोर्स वर्क की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करनी है, फिर एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, और उसके साथ पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन करने हैं। बट अगेन ये यूकास की रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, और बाज़ दफ़ा इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट मोस्टली जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा टाइट होती है, और प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। प्रोफेसर फॉर एग्जांपल हमारी जो इंस्टीट्यूट की और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 2 पब्लिकेशन है, लेकिन मेरे सुपरवाइजर साहब ये कहते हैं कि मैं आपको डिग्री नहीं दूंगा अगर आपके पास 4 पब्लिकेशन नहीं होंगी,
और यहाँ के जो हमारे लोग हैं, ये लोग लो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पेपर पब्लिश ही नहीं करते। ये बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आपका 4-5 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर जा रहा है तो वो कहते हैं इसको हम कंसिडर नहीं करते। तो ये एक यहाँ पे चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। तो इवन कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी भी है तो बाद दफ़ा आपको सुपरवाइजर कहता है कि नहीं, मुझे तो एक और पेपर आपसे चाहिए। तो ये डिफरेंट, आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट जो सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होगी वो सुपरवाइजर ही आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है। इसी और तरह जो यूएसटीसी में भी स्कॉलरशिप पीएचडी के होल्डर लिए दो होगा चाहिए। आंसर स्कॉलरशिप का, वो आंसरेबल होता है काउंसिल को या यूनिवर्सिटी को? जी, कौन? जो कैंडिडेट है वो आंसू काउंसिल को आंसरेबल होता है अपनी परफॉर्मेंस का या यूनिवर्सिटी को? आपका जब आप एडमिशन हो जाता है तो सारी चीज़ें आपके सुपरवाइजर के थ्रू जाती हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर को आंसरेबल होते हैं। और इवन के जो आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है एनुअली, चीज़ें डेटा अपना शेयर करना होता है, जब आंसू वाले आपसे कहते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, वो भी आपके सुपरवाइजर के थ्रू होके जाती हैं। उस पर साइन होंगे सुपरवाइजर के, वो अप्रूव करेगा तो आगे जाएंगी। तो यूँ समझ लें कि आपकी आल इन आल सुपरवाइजर होता है, उससे अच्छा रिलेशन भी रखना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे आके, तो काफ़ी फ़ायदा भी देगा। और इसके अलावा ये है कि जो प्रपोजल डिफेंस है, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में देखें या सीएससी में, वो दूसरे साल में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आंसू में इस तरह की फैसिलिटी है कि अगर चेंज करना चाहें? विद इन यूनिवर्सिटी आप चेंज कर सकते हैं। आप यूकास में हैं और इवन कि आपकी रिसर्च चल रही है, तीसरे साल में चली गई है, तब भी अगर आप अपना सुपरवाइजर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो आपका होस्ट सुपरवाइजर है जिसकी स्कॉलरशिप हुई है वो, और जो नया सुपरवाइजर, वो दोनों एग्री करने लाजमी है। सही। इसके अलावा फैमिली अलाउंस मिलता है इसमें नहीं, स्कॉलरशिप? फैमिली अलाउंस नहीं मिलता आपको। जो स्टाइपेंड मिलता है उसी में सारी चीज़ें, अगर आप फैमिली बुलाएंगे तो भी उसी स्टाइपेंड में आपको गुजारा है। सही। और अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मेरी सीजीपी इतनी है, मेरे कितने परसेंट चांसेस हैं, मेरी इतनी पब्लिकेशन है, कितने परसेंट चांसेस हैं, और मैंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। तो इसका, इन सब चीज़ों का एक जनरल सा आंसर अगर आप दे दें। यूकास में कोई कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। यूकास में बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आपने नैनो सेंटर में अप्लाई किया, और जब आपने नैनो सेंटर में अप्लाई किया तो टोटल एप्लीकेंट 5 थे और नैनो सेंटर में 5 पीएचडी के स्टूडेंट लेने, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी, कोई पब्लिकेशन नहीं है, सीजीपीए भी आपका 3 है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक बंदे ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में अप्लाई किया और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में 100 लोग अप्लाई कर रहे थे, उस बंदे की 12 पब्लिकेशन है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने अगर 5 स्टूडेंट लेने हैं तो जो 5 हैं उनकी 15-15 हैं, तो डेफिनेटली वो 12 पब्लिकेशन के साथ भी रह जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। यूकास में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपका सीजीपी अच्छा है या आपकी पब्लिकेशन इतनी है तो हो जाएगा। आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट में और कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनका कोटा कितना है, ये बहुत मैटर करता है। यूएसटीसी में हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी पब्लिकेशन है और अगर आपका सीजीपीए 3.5 से ऊपर है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो। और ये सुपरवाइजर जिससे आप एक्सेप्टेंस लेते हैं, उसका कितना रोल होता है स्कॉलरशिप विन करने में? नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट कमेटी बैठती है। इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक पहली कमेटी बैठती है जो एडमिशन डिपार्टमेंट के होते हैं लोग, वो जस्ट ये देखते हैं कि आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। वो आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो सुपरवाइजर प्रोफेसर की कमेटी बैठती है वो नैनो सेंटर के लोग नहीं होंगे, वो मोस्टली बाहर के लोग होते हैं। उनको वो भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद वो जो सजेशन देते हैं उस पर एडमिशन होता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल बाहर का एक बंदा है, वो आपके सुपरवाइजर का दोस्त निकल आया बड़ा अच्छा, तो उस बेस पे वो सिलेक्शन कर दे, तो ये एक अलग चीज़ है। सही। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर लो। आई थिंक कामरान भाई, आपने हर पॉइंट को बहुत ही आसान अल्फाज में बता दिया सब कैंडिडेट्स के लिए। तो आई होप कि बड़ा फायदा होगा उनको। अल्लाह करे। और बस मुझे दो में याद रखिएगा। आपका भी तैयब भाई बहुत शुक्रिया, और जो सारे लोग हमें सुनते रहे आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप कामयाब नासर। अस्सलाम वालेकुम।